नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के आने वाले नगरीय निकाय के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे और अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा है, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है और ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी को पूरा किया, वैसे ही अटल विश्वास पत्र के सभी वादों को पूरा करेंगे। डिप्टी सीएम ने भी कहा कि वे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने नगरीय निकाय के संकल्प पत्र को अटल विश्वास पत्र का नाम भी दिया है और साथ ही कहा कि वे करके भी रहेंगे। ही होने वाली ये घोषणा पत्र केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लेकर आते हैं। 5 साल सरकार में रहे, अपने घोषणा पत्र के 36 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र केवल छलावा, झूठ का पुलिंदा ही होने वाला है, ये सभी को पता है। और हमने जो कल अटल विश्वास पत्र घोषित किया है, जैसे हमने मोदी की एक एक गारंटी पूरा की है। हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और हमारी सरकार ने इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। सभी नगरीय निकायों में हम अटल परिसर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसलिए नगरीय निकाय के हमारे संकल्प पत्र को हमने अटल विश्वास पत्र का नाम दिया है और जो कहा है वो करके रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करते आई है, कहते आई है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते भी हैं। जो कहा, तिथि भी बताई थी और उस तिथि को भी किया, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, 2 साल का पुराना बोनस का मामला हो, सारे मोदी की गारंटी हमने पूरा किया है। अटल विश्वास पत्र भी पूरा करेंगे। शहरों को स्वच्छ। बिलासपुर में नगर विधायक अमर अग्रवाल, पूर्व महापौर बाड़ीराव और पूजा विधानी ने बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। विधायक अमर अग्रवाल ने भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकारी काम और नगर निगम बिलासपुर में हुई अनियमितताएं जांच में आए। बिलासपुर नगरीय निकाय चुनाव के लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों को साधने के काम में लग गए हैं। कोई रैली के माध्यम से तो कोई डोर टू डोर संपर्क कर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं इस मामले में बिलासपुर नगर निगम महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक का जनसंपर्क परवान पर है। केंद्रीय बजट आने के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। एक तरफ जहां पर बीजेपी विधायक अमर अग्रवाल ने बजट का स्वागत किया तो कहा कि बजट को 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश महामंत्री ने कहा कि बजट में सभी वर्गों के साथ छलावा किया गया है। 90,000 करोड़ इस बार हेल्थ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया और सड़क मार्ग के अलावा वायु मार्ग और जल मार्ग को विकसित करने के लिए पोर्ट बनाने की और मार्गों को विकसित करने की घोषणा हुई है। कल का जो बजट आया है, ये 2047 का जो विकसित भारत है उसकी बुनियाद है और जब बुनियाद मजबूत होती है तो बिल्डिंग भी मजबूत होती है। इस बजट को अगर हम देखेंगे तो युवा, कृषि, निर्यात,
निवेश, मध्यम वर्गीय, ये सबके लिए एक बहुत व्यापकता की सोच के साथ आया हुआ बजट है। अब जैसे 12 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री है। मांग थी 10 लाख रुपए की कि 10 लाख रुपए तक टैक्स फ्री होना चाहिए, 12 लाख फ्री है। युवाओं के लिए स्टार्टअप में 10,000 करोड़ का बजट योजना है, जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है और जिसका लाभ आज पूरे देश के गरीब परिवार स्वस्थ भी हो रहे हैं और कर्जे से भी बच रहे हैं। उसमें और बढ़ोतरी, क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन का किया जो 70 साल से ऊपर, जिसमें कोई APL नहीं, BPL है। इसी प्रकार से आज जो लेबर क्लास के असंगठित मजदूर हैं, उनको भी इस योजना में शामिल किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज की सीटों का बढ़ना, IIT की सीटों का बढ़ना, इसी प्रकार से जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी सीमाओं का बढ़ना, जो आगे आने वाला युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके लिए बजट का देना और खासकर इनोवेशन के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब का खोलना। तो इस बजट को अगर हम देखेंगे समग्रता के साथ कि 2047 का जो विकसित भारत है उसका बुनियादी बजट है। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी को बहुत बहुत बिलासपुर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से इसमें खेल जगत के लिए कुछ भी नहीं है और इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं है। हालांकि स्वनिधि योजना में कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मूर्त रूप में ऑन द फील्ड ये कितना हो पाता है ये देखने वाली बात है। इनकी जो महिलाओं के लिए योजना थी, अभी खुद इनकी जो महापौर प्रत्याशी है उन्होंने खुद अग्री किया कि बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो सिर्फ योजनाएं बताते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं और सिर्फ दिखावा है बजट, और सबके लिए कुछ भी नहीं है। ना इंडस्ट्रीज के लिए कुछ है, ना बिजली में कोई छूट मिली है जिससे कि प्रोत्साहन मिले। ये जा रहा है कि आयकर में जो 12.5 लाख तक की छूट दी गई है, हाँ जी, उससे काफी पैसा बाजार में आएगा, बाजार उन्नत होगा, उद्योगों को राहत मिलेगी। ये भी देख लेते हैं। हम तो इनको तीसरा मौके देख रहे हैं। इनका 15वां साल चल रहा है, 10 साल पूरे हो गए, थर्ड इनिंग चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पहले जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इस पे भी कोई विश्वास नहीं कर सकते। नगर निगम चुनावों से निपटने के बाद ही इसका और डिटेल स्टडी करके इसका प्रतिसाद होगा और हम देखेंगे कि जो इन्होंने झूठे वादे किए हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। वो हमारा काम है विपक्ष में रहने के कारण। बिलासपुर से महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी जनसंपर्क में जुटी, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी अपने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाती है। आपको बताते चलें कि जनसंपर्क से में जो है वो पार्टियों ने प्रत्याशी जो है वो जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनसंपर्क में पूजा विधानी भी जुटी हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी का भी प्रचार लगातार जारी है और सभी अपनी अपनी जीत का वादा भी कर रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज नामांकन का आखिरी दिन रहा और सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन भरे। और तो वहीं जनसंपर्क में सभी पार्टियों के प्रत्याशी भी जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनता के बीच में पहुंचकर जनता से वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में त्रिस्तरीय निकाय चुनाव संपन्न कराया जा रहा, जहां पर सरगुजा जिला के अपार कलेक्टर सुनील नायक की ओर से आपको यह भी बताते चलें कि यहां पर त्रिस्तरीय निकाय चुनाव होने हैं और साथ ही सरगुजा जिला के अपार कलेक्टर सुनील नायक की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ईवीएम मशीन में मतदान करने के तरीके को बताया गया। मशीन में लाल रंग का बटन दबाने से वोट डाला जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि इस बार बटन दबाने से बीप की आवाज आएगी और जिसके बाद में चुनाव अधिकारी को भी पता चल जाएगा कि मतदान कर चुके हैं।
इससे पूर्व वर्ष 2014 में ईवीएम के माध्यम से नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे और तब चुनाव में बैलेट यूनिट, 2 अलग अलग बैलेट यूनिट इस्तेमाल किया गया था। तो उस मामले से यह इस तरह से पृथक है कि लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, उसमें प्रत्येक वोटर्स को एक वोट डालने की आदत रहती है। और चूंकि ये M2 मॉडल की मशीन है, इसमें मल्टी पोस्ट बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक के बीच में, नागरिकों के बीच में, वोटर्स के बीच में इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो ताकि अपने वोट का सदुपयोग करें और ताकि लोकतंत्र मजबूत हो। सर, वीवीपैट नहीं होने से समस्या होगी, कहाँ वोट डालने पता नहीं चले, क्या इसके फैसले कहाँ? राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के माध्यम से वोट कराने का निर्णय लिया है। उसी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे वोटिंग कराएंगे। वीवीपैट मशीन नहीं होने से वोटिंग या फिर जिस भी व्यक्ति को वोट दे रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बस कंफर्मेशन के लिए ही वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जाता है और उससे कोई वोटिंग या फिर कैंडिडेट्स के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने सभी वार्डों में नगर निगम अंबिकापुर, नगर पंचायत लखनपुर और नगर पंचायत सीतापुर, इस सभी वार्डों में वोटर्स को जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा दलों का गठन किया गया है। और ये जो हमारी जागरूकता दल है वो सभी वार्डों के सभी प्रमुख स्थलों में, चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे स्कूल हो या चाहे अन्य शासकीय भवन हो, वहां पर जा करके लोगों को 2 वोट डालने के संबंध में लगातार जागरूक कर रहे हैं। और हमने इससे पहले राजनीतिक दलों को और उनके अभ्यर्थियों को भी ईवीएम मशीन में 2 वोट डालने की प्रक्रिया को लेकर के अवेयर किया है। और हमारे यहाँ सभी प्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी भी उस प्रक्रिया से काफी आश्वस्त है और हमें उम्मीद है कि आगामी चुनाव में भी जनता अपने पसंदीदा अभ्यर्थियों को वोट डालेगी। वो जागरूकता की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। तो हमारे संज्ञान में किसी भी तरह की भ्रांति अभी तक सामने नहीं आई है। ये बस ये है कि 2 वोट डालने हैं, इसको लेकर के जो भी वोटर्स हैं उनके मन में कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रहे, उसको लेकर के हमारे द्वारा लगातार जागरूकता किया जा रहा है। इन दिनों नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी रतनपुर चुनाव प्रभारी वी रामा राव ने रतनपुर में धुआंधार चुनाव प्रचार किया है और उन्होंने रतनपुर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बीजेपी प्रत्याशी लवकुश कश्यप के साथ में वार्ड क्रमांक 5 में सघन जनसंपर्क चलाया और साथ ही अध्यक्ष के साथ उन्होंने वार्ड प्रत्याशी सावित्री रात्रे के पक्ष में भी घर घर जाकर वोट मांगा है। साथ ही श्री राम राव ने भी कहा कि रतनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों को व्यापक जन समर्थन मिलता दिख रहा है। सरकार की जनहितकारी योजनाओं में जैसे कि महतारी वंदन योजना, आवास योजना के साथ ही केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार की तमाम योजनाओं के चलते लोगों ने एक बार फिर से कमल खिलाने का निश्चय कर लिया है। रामा राव ने भी कहा कि पार्टी ने उन्हें रतनपुर में बीजेपी पार्षदों और अध्यक्षों को भी जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी है, जिसके लिए वे लगातार रतनपुर के सभी 15 वार्डों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। उन्होंने रतनपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की जीत का भी दावा किया है। अनिल एजेंसी तिवरा के संचालक अनिल केसवानी ने भी आज हर खबर के साथ में केंद्रीय बजट पर भारत सरकार के ट्रैक्टर अनुदान योजना पर खास चर्चा की। देखिए इस रिपोर्ट में। जो छोटा किसान है उसके पास, चूंकि छोटा है वो किसान, और सरकार जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों मिलकर उसको सहायता करने की प्रयास करते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास मार्जिन मनी की दिक्कत हो जाती है। अगर जो सब्सिडी है उसी को मार्जिन मनी के रूप में अगर स्वीकार कर ले तो आने वाले समय में छोटे किसान भी इसका लाभ लेकर एक समय में बड़े किसान बन सकते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो एक 20% 25% की जो बाध्यता है मार्जिन मनी का, उसको खत्म करके या तो 5% कर दे, हाँ, सब्सिडी को उस रूप में गारंटी के रूप में जमा कर दे, वैसा भी कर सकते हैं। अगर उसकी मार्जिन मनी जो है प्रोजेक्ट कास्ट का 5% ले ले, हाँ, या उसको जो
प्रोडक्ट कास्ट पे 5% ना लेकर जो सब्सिडी अमाउंट है हाँ उसको मार्जिन मनी में वो कर ले समायोजन, हाँ। तो छोटे किसान भी धीरे धीरे बड़े किसान के समकक्ष पहुंचने लग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो किसानी है वो लगभग एक फसली है, एक सीजन में किसानी करते हैं और फसल बेचने के बाद पैसा आएगा तब जाके वो किस बार पैसा पटाएगा। बाकी के समय में ये कैसे पैसे पटाएगा अगर वो फाइनेंस करा लेता है या सरकार जब उसको देती है। जहां तक अभी जो फाइनेंस वित्तीय सुविधा जो किसानों को मिल रही है वो एक फसली और जहां तक बहुत सारे एरिया पे 2 फसली भी हो चुकी है, तो इनको 6-6 महीने के इंस्टॉलमेंट अंतराल में इनको इंस्टॉलमेंट पटानी रहती है। तो कुछ तो एक फसली के माध्यम से उनको जनवरी फरवरी मार्च जैसा वो चाहते हैं किसान वैसा उनको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। दूसरा जो 6 महीने वो जो काम करते हैं बाजार में मार्केट में उससे वो पैसा कमाकर अगस्त में छोटा किस्त रख के फरवरी में फसल आने पर बड़ा किस्त रखकर ऐसा वो ईएमआई पटा रहे हैं। एक बात जो किसानों से समझ आई थी कि अगर हर जिले में बीज विकास निगम ट्रैक्टर की एजेंसी को नॉमिनेट करता है तो उनको सुविधा भी मिल जाती है बनिस्बत की अगर एक ही जगह सेंट्रलाइज किसी एजेंसी को अधिकृत किया जाए। इसमें क्या है, पहले जो बीज निगम में जो हर डिस्ट्रिक्ट में इसके डीलर हुआ करते थे हर ट्रैक्टर कंपनी के, लेकिन ये पिछले 4 साल से एक ही केंद्रीकरण हो गया है। छत्तीसगढ़ में एक प्रोडक्ट का मतलब एक कंपनी का एक डीलर, जिसके कारण से किसान जो है भटकने लगते हैं सर्विस के लिए। तो ये अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हर डीलर अगर इसमें पार्टिसिपेट करे जैसे पहले होता था तो किसानों को बड़ी सर्विस से लेकर हर चीजों में सुविधा मिलेगी। आप ये कहते हैं कि अगर वो हर जिले में उसी कंपनी का अगर डीलरशिप होगा तो उनको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी और वो अपनी बात को अच्छे ढंग से कम्युनिकेट भी कर पाएंगे और एक तादात्म्य बना पाएंगे। बिल्कुल सही कहना है आपका। इससे एक जगह केंद्रित होने से नुकसान क्या होता है? अब उदाहरण के लिए मान लीजिए रायपुर में किसी कंपनी का डीलर है, हाँ और उसको बगीचा, हाँ जसपुर, हाँ किसी को जगदलपुर, हाँ और किसी को राजनांदगांव, हाँ। डीलर तो रायपुर होना नितांत आवश्यक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सब्सिडी का एक पैमाना बनता है या जो सरकार पूरा एक देश के लिए बनाती है हर राज्य के लिए अलग अलग बनाए तो उसका लाभ राज्य के किसान अच्छे से उठा पाएंगे, क्योंकि हरियाणा पंजाब और यूपी किसान उन्नत हैं बनिस्बत छत्तीसगढ़ के? नहीं, सभी जगह किसान अब उन्नतशील किसान बन चुके हैं। हाँ। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो स्कीमें होती है बहुत अच्छी है और उसके इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है और उसका लाभ किसान कैसे उठाना चाह रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। नई नीति क्या होना चाहिए मतलब किसान को ज्यादा से ज्यादा मशीनीकरण का लाभ मिले? देखिए, अभी पेस्टिसाइड और खादों का जो हर खेत में जो डाल रहे हैं आज, किसान मशीनीकरण का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, सरकार को इस दिशा में क्या करना चाहिए? आप कुछ खाद की बात कर रहे थे। जो मशीनीकरण के युग में जो मैंने पेस्टिसाइड और खाद का वितरण जो उसमें जो हो रहा है, खाद का उपयोग इतना ज्यादा हो रहा है कि जमीनें जो है वो कड़ी होती जा रही है और इसमें आने वाले समय में जो ट्रैक्टर का 4 व्हील ड्राइव का जो है इस्तेमाल जो है ज़्यादा से ज़्यादा होने वाला है। किसान से कहूँगा कि 4 व्हील ड्राइव भी ज़्यादातर लें वो, ताकि स्लीपेज मार मार के जो अपनी जल स्तर को जो है वो चिकना होने की वजह से वो ऊपर ही ऊपर 8-9 इंच पे ही रहता है, वो पानी अंदर रिसता नहीं, जिससे किस खेत जो है वो बहुत बुरी तरह हार्ड होते जा रहा है। इसलिए 4 व्हील ड्राइव का इस्तेमाल करें वो, और मशीनीकरण में बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, वो सब का इस्तेमाल करके वो लाभ उठा सकते हैं। प्रशिक्षित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हालांकि किसान को सुविधाएं दे रहे हैं वो, और उनके बहुत सारे कृषि जो सहायक हैं वो गांव-गांव जाते हैं और उनका काम ही वही है कि उनको प्रशिक्षित करें। तो जो कृषि सहायक है उनका ये अधिक प्रोडक्शन कर आपका सकते ये हैं। कहना है कि किसानों को प्रशिक्षित करने के पहले जो कृषि सहायक अधिकारी हैं या जो ग्राम सेवक है जो
हाँ उनको पहले प्रशिक्षित करें कि आप मशीनों के बारे में पहले जानें। जी 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 जी, क्योंकि जब आप कहते हैं कि किसान को 4 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि किसान को आज भी पता नहीं कि उसके खेत के लिए उपयुक्त कौन सा ट्रैक्टर है। बिल्कुल सही कहना है आपका। तो अगर ट्रैक्टर का 100% किसान को लाभ लेना है तो पहले वो ट्रैक्टर के विषय में भी जाने, प्रशिक्षण भी लें। बिल्कुल आपका ये बात सही है और आपका कहना उचित है ये। तो ये जो ग्राम सहायक होते हैं, जो कृषि सेवा अधिकारी होते हैं, पहले इनकी क्लास जरूरी है। बिल्कुल सही कहना है। नए बजट से क्या उम्मीद है? नए बजट में किसानों को जो सब्सिडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले और उनको जो है सब्सिडी उनके खाते में डायरेक्ट मिले ताकि बिचौलिया का काम खत्म हो जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जो सरकार की योजनाएं हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। खबर बीजापुर से है, जहां पर गंगालूर जिला पंचायत सीट से प्रत्याशी सोमलू हेमला ने नामांकन भरा है। राजनीतिक दलों के बाद में अब सर्व आदिवासी समाज भी समर्थन में उतरा है। समाज और सभी पार्टी मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। गंगालूर जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ रहे सोमलू हेमला की चर्चा प्रदेश भर में हो रही है। साथ ही गंगालूर सीट में अब सीधा मुकाबला बीजेपी के बी गौतम राव, राजू कमलू निर्दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी सोमलू हेमला के बीच में। विधायक ने कहा कि गरीब आदिवासी के मकान को षड्यंत्र करके तोड़वाकर उस न्याय की लड़ाई में तन मन से समर्पित भाव से सोमलू के लिए काम करेंगे। विधायक ने कहा कि लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की लड़ाई है। सभी जनमानस को इस लड़ाई में आगे आकर साथ देना चाहिए। सोमलू हेमला के नामांकन में हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कमलेश झाड़ी जी, जेसीसी के नेता विजय झाड़ी जी, सर्व आदिवासी समाज के यहाँ हमारे कमलेश पेजरा जी, श्रवण संडरा जी और कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम नेता और गंगालूर क्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ ग्रामीण जन, माताएं, बहनों के साथ में हम सब लोगों ने यहाँ पर सोमलू हेमला का नामांकन किया है। सोमलू हेमला स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में गंगालूर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरीके से सोमलू हेमला के साथ अन्याय हुआ है, ये गरीब आदिवासी ग्रामीण का मकान को लोगों ने तोड़वाया, षड्यंत्र करके तोड़वाया। आज सोमलू हेमला उस न्याय मांगने के लिए जनता के बीच में जा रहा है। हम सभी सोमलू हेमला के साथ हैं, तन मन समर्पित भाव के साथ उसके लिए काम करेंगे और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं और बाकी तमाम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि इस पूरे लड़ाई में सोमलू हेमला के साथ दीजिए। ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच की है। ये लड़ाई जैसे हमारे कमलेश झाड़ी ने शोषित और शोषण जो करने वाले लोगों के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में बहुत से लोगों का जन समर्थन सोमलू हेमला के साथ है। हमारा भी जन समर्थन हम सोमलू हेमला को देंगे और आने वाला समय हम संयुक्त रूप से गंगालूर क्षेत्र में जाएंगे। सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और जो लोग भी यहाँ पर समर्थन देंगे उनके साथ जाकर उन क्षेत्रों में सोमलू हेमला के पक्ष। देखिए, सोमलू हेमला एक फ्रीडम प्रत्याशी है, स्वतंत्र प्रत्याशी है। इसको सारे राजनीतिक दलों का इनको हमने समर्थन दिया है। राजनीतिक दल हैं जैसे कांग्रेस है, सीपीआई है, जेसीजे है और तमाम सामाजिक संगठन है, बुद्धिजीवी हैं, इन सारे लोगों ने इनको समर्थन दिया है। आगामी विगत कई दिन पहले सोमलू हेमला के साथ वहां पे अत्याचार हुआ है जिसको न्याय भी नहीं मिला है। ये दरअसल लड़ाई शोषित बनाम शोषक का है और साम्राज्यवादी ताकत और सांप्रदायिकता के खिलाफ है, पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ है। हम इसके साथ हैं, इसके संघर्ष में हैं और सारे राजनीतिक दलों का, सीपीआई, कांग्रेस, जेसीजे का सबका समर्थन है और इनको हम जिताएंगे। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।